आज देखिएगा इंड AS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। थ्योरेटिकल था ये, है ना। प्रैक्टिकल तो रेयर केस में था, देखेंगे जो भी होगा वो क्वेश्चन वगैरह में जाएंगे तब देखेंगे। अभी आज तो फिलहाल एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज, 3 आइटम है इसमें। अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बता रखा है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज होती क्या है, अगर उनमें कोई चेंज आया तो हमें इफेक्ट कहाँ कहाँ देना है। फिर क्या कहा, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं और उनमें अगर कोई चेंज आता है तो उसका इफेक्ट कैसे देना होगा, और फिर एरर्स को कैसे ट्रीट किया जाएगा। अगर प्रायर पीरियड एरर्स वगैरह रह गई या करंट पीरियड में एरर्स हुई तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले बात किया किसके बारे में, अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में। अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या बोला, डेफिनेशन क्या, दीज आर द स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, bases, conventions, rules and practices applied by an entity in preparing and presenting financial statement। तो एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में, प्रिपेयर करने में और उसको प्रेजेंट करने में जो जो रूल्स, रेगुलेशन, प्रैक्टिसेस, बेसिस ये सब फॉलो करता है, प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। चलो, तो वो सारी क्या कहलाएंगी, अकाउंटिंग पॉलिसीज कहलाएंगी। एग्जांपल्स क्या है अकाउंटिंग पॉलिसीज के, पहला बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जैसे फॉलोइंग एग्जांपल क्या क्या है, जैसे आप अकाउंटिंग का बेस क्या है सर, कैश होता है, एक्रूअल होता है, हाइब्रिड होता है। तो कोई कैश सिस्टम फॉलो कर रहा है, कोई एक्रूअल सिस्टम फॉलो कर रहा है, कोई हाइब्रिड सिस्टम फॉलो कर रहा है, ये क्या है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी का पार्ट है। ओके, बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट को कोई कैसे वैल्यू कर रहा है, कोई कॉस्ट मॉडल पे कर रहा है, कोई रिवैल्यूएशन मॉडल पे कर रहा है, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज का पार्ट है। भाई इंड एस तो दोनों ही तरीके बताता है, अब आप कौन सा ऑप्ट कर रहे हो दोनों में से, वो अकाउंटिंग पॉलिसी का पार्ट हो गया। ओके, तो बोला ना प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कैश सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करता है कि कैसा बनेगा, ठीक है ना, कैसा बनेगा। अच्छा, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल ये भी आपकी उस वैल्यू को इफेक्ट करता है बैलेंस शीट में जो प्रेजेंट होती है। ओके, उसके बाद मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट कैसे, स्टॉक की कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करते हो, फीफो है, वेटेड एवरेज है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है, ये सब भी आपके स्टॉक वैल्यूएशन को, तो प्रॉफिट को और बैलेंस शीट आइटम को इफेक्ट करेगा। तो कोई भी प्रिंसिपल, बेसिस, कन्वेंशंस, ठीक है ना, और रूल्स एंड प्रैक्टिसेस जो भी आप अप्लाई कर रहे हो प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो सब अकाउंटिंग पॉलिसीज कहलाएंगी। क्या सेलेक्ट कैसे किया जाएगा, सेलेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज व्हेन स्पेसिफिक इंड एस इज अवेलेबल, अगर स्पेसिफिक इंड एस कोई अवेलेबल है to follow that Ind AS and apply the policy as per the guidance provided in that Ind AS। ओके, तो अपने को क्या करना होगा, उस Ind AS को फॉलो करना होगा और उसके अंदर जो भी बता रखा है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना होगा, वही अप्लाई करना होगा, वही कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल वगैरह सब कुछ। और अगर कोई इसके रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक Ind AS नहीं है तो क्या करोगे सर, अगर कोई स्पेसिफिक Ind AS नहीं है तो मैनेजमेंट शैल यूज इट्स जजमेंट इन डेवलपिंग एंड अप्लाइंग एन अकाउंटिंग पॉलिसी। मैनेजमेंट अपना दिमाग यूज करेगा, इंड एस नहीं तो मैनेजमेंट अपना दिमाग यूज कर लेगा, और क्या। पॉलिसी डेवलप्ड यूजिंग जजमेंट शैल रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन दैट इज, ओके, तो जो पॉलिसी डेवलप हुआ है यूजिंग जजमेंट, उस मतलब पॉलिसी ऐसा सेलेक्ट करना जिसकी वजह से क्या हो, जो इंफॉर्मेशन निकल कर आए वो क्या हो, रिलायबल हो और क्या हो, रेलेवेंट हो, इसके रिगार्डिंग टू द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर। ओके, मतलब आप जजमेंट लो, आप अपना दिमाग लगाओ, लेकिन कुछ भी मत सेलेक्ट कर लेना। वो क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशन कैसी देनी चाहिए, रिलेवेंट और रिलायबल होनी चाहिए। इन मेकिंग द जजमेंट मैनेजमेंट शैल रेफर एंड कंसिडर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग सोर्सेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या क्या वो देखेगा सर, क्या क्या जजमेंट में भी क्या क्या चीजें सोचेगा, एनी अदर इंड एस व्हिच आर डीलिंग विद सिमिलर एंड रिलेटेड इश्यूज, कोई और इंड एस में ऐसी कोई बात लिखी हुई है क्या ऐसे इश्यूज पर, तब तो आप पहले उसको भी दिमाग में रखो। ओके, फिर सेकंड नंबर पे क्या रखा, बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इंड एस व्हिच प्रोवाइड द जनरल प्रिंसिपल, मतलब इंड एस का जो बेसिक फ्रेमवर्क है कि वो जैसे एक्रूअल सिस्टम फॉलो करता है, उस बेसिक फ्रेमवर्क को दिमाग में रखो आप लोग, जनरल प्रिंसिपल्स। प्रोनाउंसमेंट ऑफ फिर IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो भी प्रोनाउंसमेंट वगैरह नोटिफिकेशंस लेकर आए उनको ध्यान में रखो। फिर प्रोनाउंसमेंट ऑफ अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, पहले तो IASB है, उसके बाद कोई दूसरा स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज है, मतलब कोई और नहीं, केवल IASB थोड़ी ना है, पूरी दुनिया में और भी स्टैंडर्ड बोर्ड होंगे, ठीक है ना, तो वो उनके अकॉर्डिंग देख लेना। ओके, चेक द अकाउंटिंग लिटरेचर एंड एक्सेप्टेड इंडस्ट्रीज प्रैक्टिस,
और फिर लास्ट में इंडस्ट्रीज में जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनको देख लेना, अकाउंटिंग लिटरेचर और प्रैक्टिसेस को देख लेना। मतलब सबसे पहले किसी और इंड एस को देखना, फिर उसके बाद क्या देखना, जनरल प्रैक्टिस को, जनरल प्रिंसिपल्स को देखना, जनरल प्रैक्टिस नहीं, जनरल प्रिंसिपल्स को देखना कि भाई इंड एस कौन से प्रिंसिपल्स को जनरली फॉलो करता है, बेसिक फ्रेमवर्क, या यूं कहो बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इंड एस। ओके, बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इंड एस। अच्छा, फिर थर्ड नंबर पे आईएसबी को देखना, फोर्थ नंबर पे किसी और स्टैंडर्ड बॉडीज को देख लेना, और फिफ्थ नंबर पे इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस को देख लेना। ठीक है ना, अकाउंटिंग लिटरेचर एंड इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। सर कंसिस्टेंसी, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हो वो क्या करना है, आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। तो क्या हम उसमें कभी चेंज कर ही नहीं सकते? कर सकते हैं। तो करेंगे तो उसका इफेक्ट कैसे जाएगा? सर इफेक्ट में ऐसा है, कुछ मटेरियल आइटम होता है, कोई नॉन मटेरियल आइटम होता है, नॉन मटेरियल इफेक्ट होता है। तो उसका इफेक्ट अपने को कैसे देना है? रेट्रोस्पेक्टिव देना है, प्रोस्पेक्टिव देना है, तो वो अपने को देखना होगा। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक डेट से, है ना, और प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर से इफेक्ट जाएगा। An entity shall select and apply its accounting policy consistently for similar transactions. एक जैसे ट्रांजेक्शन के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी भी आपको एक जैसी रखनी है। But if an index specifically require or permit categorization of item, then an appropriate accounting policy shall be selected and applied consistently to each category. जैसे इंडेक्स बोलता है ना कि भैया अगर आप बिल्डिंग के लिए कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं और प्लांट मशीनरी के लिए रिवोल्यूशन मॉडल यूज कर रहे हैं तो चलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो कैटेगरी वाइज उन्होंने बता दिया भाई, सेम कैटेगरी के लिए आप क्या करो, ठंड लग रही है तो बंद कर देना एसी, ठीक है ना। सेम कैटेगरी के लिए क्या कर रहे हो, आपको अगर एक मॉडल यूज कर रहे हो कॉस्ट मॉडल, दूसरी कैटेगरी के लिए आप रिवोल्यूशन मॉडल यूज कर रहे हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप कंसिस्टेंटली अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन भी था ना कि भाई साहब ये अकाउंटेंट है, ये बोल रहा है कि है ना इसके लिए ये यूज कर रहा है, इसके लिए दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहा है, रिवोल्यूशन मॉडल यूज कर रहा है, वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? भैया वो सही कर रहा है, वो इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। इंडेक्स को जब तक फॉलो करोगे तब तक तुम सही कर रहे हो। ओके, एन एंटिटी हैज ग्रुप्ड इट्स पीपीई इनटू 4 क्लासेस। ओके, पीपी में 4 है, लैंड है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर। ये देखो, द एंटिटी में प्रपोज टू अप्लाई रिवोल्यूशन मॉडल ओनली टू लैंड एंड कॉस्ट मॉडल टू अदर्स। वो चाहता है कि लैंड पे तो रिवोल्यूशन मॉडल लगा दे, बाकी पे कॉस्ट मॉडल लगा दे। क्या वो ऐसा कर सकता है? कर सकते हैं, ठीक है। Ind AS 2 inventory require that inventory be valued at lower of cost or NRV. In identifying cost, it allow alternative cost formula, that is FIFO weighted average. The same cost formula must be applied to the item of inventory having similar nature. Same तरह का होगा तो same formula use करना, but a different cost formula can be applied to a different classification of inventory. अलग तरह की कोई inventory है तो उस पर अलग तरह का काम यूज। भाई मैं तो तरह के काम यूज करता हूँ। मैं स्पेशल फर्नीचर का भी एक माल है मेरा, और एक नॉर्मल जनरल फर्नीचर का भी है। जनरल फर्नीचर है उसके लिए मैं कॉस्ट फॉर्मूला अलग यूज करूंगा, स्पेशल आपके कहने पे जो बनाया जा रहा है उसके लिए मैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज करूंगा। तो अलग अलग यूज किया जा सकता है। ओके, फिर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज का, अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर कोई चेंज हो तो उसको कैसे डील करोगे? एन एंटिटी शैल चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ओनली इफ, पहली बात तो चेंज कब कर सकते हो? इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय एन इंड एस। अगर आपको लगता है कि इंड एस ऐसा, ठीक है प्रियांशी नींद आ रही है? नहीं आ रही ना? ओके, अगर इंड एस ऐसा कुछ बोल रहा है तो आप चेंज कर सकते हो। या फिर इट रिजल्ट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स को क्या कर रहे हो? मोर रिलेवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन दे रहे हो। फॉलोइंग आर नॉट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कुछ केसेस लिखा है जहां बोला कि भैया ये सब चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं कराएंगे। क्या? Application of accounting policy for transaction that differ in substance from those previously occurring। मतलब क्या बोला था? पहले लैंड एंड बिल्डिंग था, ठीक है ना, इंड एस पीपीई के अंदर, वो पीपीई का पार्ट था, अपने लैंड एंड बिल्डिंग यूज कर रहे होंगे हम अपन। ओके, तो अपन रिवोल्यूशन मॉडल यूज कर रहे थे, ठीक है। अब हमने उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया, अब हम उसका यूज नहीं करते, हमने तो उसको कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रख रखा है, तो अब वो हमारी पीपीई नहीं है, अब वो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए रूल है कि भैया उसको किस मॉडल पे यूज करना है? कॉस्ट मॉडल ही यूज करना होता है। इंडेक्स में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए कॉस्ट मॉडल ही यूज होगा और कुछ नहीं। तो भैया मजबूरन मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मैं उसके लिए रिवोल्यूशन मॉडल यूज कर रहा था, अब मैं कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा हूँ। अभी कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा हूँ तो इंडेक्स ही तो बोल रहे हैं मेरे को यूज करने के लिए, तो मैंने कोई गुनाह थोड़ी ना कर दिया, मैंने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज थोड़ी ना कर दिया, नहीं कर दिया। इसको चेंज नहीं माना जाएगा क्योंकि उस बंदे की कैटेगरी चेंज हो गई, उस एसेट की कैटेगरी ही चेंज हो गई है। ओके, चलिए
द एप्लीकेशन ऑफ न्यूली अकाउंटिंग पॉलिसी, कोई नया अकाउंटिंग पॉलिसी जो पहले कभी नहीं लग रहा था अब लगा रहे हो भैया, अब फर्स्ट टाइम अगर आप यूज कर रहे हो तो यस उससे कोई चेंज नहीं कहा जाएगा, तो वो तो बस फर्स्ट टाइम अडॉप्शन है। फर्स्ट टाइम अडॉप्शन और चेंज में फर्क होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। फिर क्या कहा, अप्लाइंग चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब अकाउंटिंग पॉलिसीज में अगर कोई चेंज आता है तो उसको अप्लाई कैसे करना है। Change in accounting policy result from application of an Ind AS and that Ind AS itself provide specific transitional provision। भाई आप जो चेंज ला रहे हो वो किस वजह से, किसी Ind AS को अप्लाई कर रहे हो और उस Ind AS में itself provide specific transitional provision, उसके रिगार्डिंग क्या है आपके वहां पे प्रोविजंस लिखे हुए हैं, तो भैया फिर तो उन प्रोविजंस को फॉलो करो, उसके अकॉर्डिंग चेंज लेकर आओ। क्या बोल रहा है वो? ओके फिर क्या कहा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रिजल्ट फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ Ind AS, Ind AS की वजह से है, एंड दैट Ind AS डज नॉट इंक्लूड स्पेसिफिक ट्रांजिशनल प्रोविजन। कब से कब तक लगाना है ये नहीं बोल रखा, तो भैया फिर आपको रेट्रोस्पेक्टिव लगाना पड़ेगा। ओके और अगर कोई चेंज आ रहा है वॉलंटरीली अपने हिसाब से अपनी इच्छा से आ रहा है Ind AS में कि एप्लीकेशन की वजह से नहीं आ रहा है, मतलब रिलेवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन की वजह से आ रहा है, तो भी रेट्रोस्पेक्टिवली आपको देना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात है, Ind AS में लिखा हो तो उसकी अकॉर्डिंग, वरना रेट्रोस्पेक्टिव चेंज आएगा। अर्ली एप्लीकेशन ऑफ एन Ind AS इज नॉट अ वॉलंटरी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अर्ली एप्लीकेशन मतलब कभी कभी Ind AS इश्यू तो हो जाते हैं बट इफेक्टिव नहीं होते हैं, इफेक्टिव डेट बाद में आता है। इश्यू हो गए बट इफेक्टिव नहीं हुआ तो उस केस में क्या बोला कि आप इसको वॉलंटरी चेंज मानोगे? नहीं, ये वॉलंटरी चेंज नहीं है, वो Ind AS में लिखा हुआ ही मानोगे, उसको मानोगे कि वो Ind AS में लिखा हुआ है, और Ind AS में अगर लिखा हुआ है तो Ind AS के अकॉर्डिंग काम करना होगा। क्लियर है? ओके फिर उसके बाद when in absence of an Ind AS that specifically applied to a transaction, an accounting policy was applied from the relevant IFRS और pronouncement of IASB। ये तो अपन ने पहले भी पढ़ा था भैया, अगर Ind AS में नहीं हो तो उससे रिलेटेड चीजों पे देखना। And following an amendment in such IFRS or pronouncement, the entity chooses to change the accounting policy, then it will be considered as if the company is making the change voluntarily। लेकिन ऐसे केस में आप क्या मानेंगे? ऐसे केस में मानेंगे कि आप अपनी इच्छा से चेंज कर रहे हैं, Ind AS में तो लिखा ही नहीं है ना, आप इधर उधर का चीज फॉलो कर रहे हैं, जजमेंट यूज कर रहे हैं, तो आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं, वॉलंटरीली यूज कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली इफेक्ट कैसा जाएगा? रेट्रोस्पेक्टिव जाएगा। डन। तो मतलब Ind AS इश्यू हो गया, इफेक्टिव नहीं हुआ तो भी ये माना जाएगा कि नहीं Ind AS में लिखा हुआ है, भले वो इफेक्टिव नहीं हुआ है, उसको वॉलंटरी नहीं माना जाएगा। अच्छा Ind AS में लिखा हुआ नहीं, आप इधर उधर से स्टैंडर्ड्स को देख के IFRS को देख के यूज कर रहे हो, तो आप बोलो कि IFRS से तो आप तो Ind AS बनाते हो, नहीं तो उसको नहीं माना जाएगा, वो वॉलंटरी चेंज ही माना जाएगा। क्लियर है? याद रहेगा? कंफ्यूज हो गया? हाँ फर्स्ट वाले में Ind AS इश्यू कर चुकी है, अपने यहाँ पे इंडिया में Ind AS इश्यू हो चुका है, इफेक्टिव नहीं, फिर भी आप यूज कर रहे हो तो कर सकते हो, और हम उसको वॉलंटरी नहीं मानेंगे, हम ये मानेंगे Ind AS में लिखा है। हाँ Ind AS इफेक्टिव नहीं है बट Ind AS में लिखा है, उसको देख के आपने किया, ठीक है। अच्छा लेकिन हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं Ind AS में उसके रिगार्डिंग, बट आप इधर उधर के IFRS वगैरह प्रोनाउंसमेंट वगैरह यूज कर रहे हो, तो हम नहीं मानेंगे कि आप हमारा Ind AS यूज कर रहे हो, हम ये मानेंगे आप अपनी इच्छा से चेंज कर रहे हो। डन। ओके रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन जाता है, बिल्कुल Ind AS 1 कहता है मेक इट कंपल्सरी फॉर द एंटिटी टू प्रेजेंट अ थर्ड बैलेंस शीट एज एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। थर्ड क्यों बोला? सर देखो इस साल करंट ईयर का तो प्रेजेंट करना ही होता है, करंट ईयर के लास्ट में जो डेट है 31 मार्च को, प्रीवियस ईयर का जो 31 मार्च का बैलेंस शीट है डेट को, उस दिन का भी करना पड़ता है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग वाला भी करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग वाला भी, इफ इट अप्लाई एन अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जाएगा, इफेक्ट दिया जाएगा, तो पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस शीट भी आपको शो करना है। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज डिफाइंड एज अप्लाइंग द चेंज accounting policy to transaction as if that policy has always been applied। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब ये है कि आप स्टार्टिंग से वही फॉलो करते थे, ये मान लेना कि आप स्टार्टिंग से वही फॉलो करते थे, ठीक है। ओके दिस मींस दैट कम मतलब अगर आप रिवोल्यूशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे जा रहे हो, मान लो रेयर केस में, तो आप ये मानोगे स्टार्टिंग से आप रेट्रोस्पेक्टिव कॉस्ट मॉडल ही फॉलो कर रहे थे, और उस कॉस्ट मॉडल को फॉलो करते करते आज आपकी एसेट की बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट कितनी होगी, हो जाना पड़ेगा। This means that comparative information for all prior periods presented will be adjusted for the effect of change in the policy। मतलब सारे डेटा जो आप प्रेजेंट कर रहे हो उसमें क्या देना पड़ेगा, आपको इम्पैक्ट देना पड़ेगा। ओके कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन होता है ना, वही तो होता है, करंट के साथ प्रीवियस का देंगे तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन विल बी एडजस्टेड, उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ
पिछले साल की बैलेंस शीट को भी आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एडजस्ट करना पड़ेगा, उससे पिछले साल वाले को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। द रीस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर प्रायर पीरियड्स डज नॉट मीन दैट एक्चुअल अप्रूव्ड एंड इश्यूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव टू बी विथड्रॉन एंड अमेंडेड। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पिछली बार मैंने अप्रूव करवा लिए थे उसको वापस विथड्रॉ करवाया जाएगा, वापस अप्रूवल लिया जाएगा पुराने वाले डेटा के लिए, पुरानी वाली बैलेंस शीट के लिए। नहीं, वो तो अप्रूव हो चुके हैं। बस करंट ईयर में तुमको क्या करना है, कंपैरेटिव जो इन्फॉर्मेशन दोगे उसमें इफेक्ट देना है, उसको चेंज करके शो कर देना है। इसका मतलब पिछले वालों को चेंज नहीं करना है, ऐसे लोगों को नहीं बताना है वो जो मैंने एनुअल रिपोर्ट दिया था ना वो मैं वापस विथड्रॉ कर रहा हूँ, अब मैं नया एनुअल रिपोर्ट दे रहा हूँ पिछले साल का, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ओके। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट मैंने बताई थी भैया, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, उससे भी पहले ओपनिंग। अच्छा, ओपनिंग जब दिखाएंगे तो रिजर्व्स को भी एडजस्ट करना पड़ेगा ना, बिल्कुल, क्योंकि कोई ऐसा आइटम है जिसका रिजर्व पे इंपैक्ट जाएगा तो उसके लिए आपको अदर इक्विटी को भी क्या करना पड़ेगा, इफेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे 24 है, 23 है और ओपनिंग क्या 1 अप्रैल 2022, तो 1 अप्रैल 2022 तक उस आइटम का, जैसे पीपी का रेगुलेशन मॉडल की जगह मैं कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा हूं, तो अब मुझे उस आइटम का इफेक्ट देखना पड़ेगा कि रिजर्व्स पे क्या आ रहा है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं या रिजर्व्स कम हो रहे हैं। ओके, देखेंगे। When retrospective application is required, but it is impracticable to determine the effect of change in the prior years, in that case, the entity should apply the accounting policy as at the beginning of the earliest period for retrospective application is practicable. भाई जहां तक practicable हो तुम्हारे लिए कैलकुलेट करना, वहां तक प्रायर पीरियड्स में तुम कैलकुलेट कर लेना, इफेक्ट को दे देना। डन। चलिए, डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में क्या क्या, अकाउंटिंग पॉलिसीज, नेचर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, रीजन फॉर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इफेक्ट ऑन द करंट ईयर और प्रायर पीरियड ड्यू टू चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। भाई चेंज का नेचर बता दो, इफेक्ट बता दो, और उस इफेक्ट का करंट ईयर पे कितना इंपैक्ट आ रहा है, प्रायर पीरियड पे कितना इंपैक्ट आ रहा है बता दो। रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्रैक्टिकेबल है तो डिस्क्लोज कर दो कि भैया ऐसा क्यों है, इम्प्रैक्टिकेबल है तो क्यों, बताना है ना, मतलब सिंपल सी बात है, यूजर्स को क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको बतानी है ना, सब कुछ बताना होता है। फिर कहा कि an entity has not applied or new Ind AS that has been issued but is not yet effective, the entity shall disclose। अभी इशू किया हुआ है लेकिन इफेक्टिव नहीं हुआ Ind AS, उसको भी यूज कर रहे हो तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा इस फैक्ट को कि हम उस Ind AS को भी यूज करें जो इफेक्टिव नहीं हुआ है। एंड नोन और रीजनेबली एस्टिमेट इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू असेसिंग द पॉसिबल इंपैक्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ न्यू Ind AS। और जब नया एप्लीकेशन नया Ind AS एप्लीकेबल हो जाएगा तो उसका भी पॉसिबल इंपैक्ट क्या क्या आ सकता है, उसको भी रिलायबली एस्टिमेट करके आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ओके, चलिए, अकाउंटिंग पॉलिसी तो समझ गए सर, थ्योरी था पूरा का पूरा, क्वेश्चन पूछेगा तब लिखा जाएगा, 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि डिस्क्लोजर रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है ना, और क्या पूछ सकते हैं, ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशंस का इंपैक्ट पूछ सकता है। ठीक है ना, अब रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का पूरा ही आएगा, चेंज, मतलब अकाउंटिंग चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के रिगार्डिंग तुमको थ्योरी लिखना आ सकता है, तो आपको अप्लाई चेंजिंग बताना है, उसका इंपैक्ट बताना है, ये सारी चीजें आपको ही लिखनी पड़ेगी। ये कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन देना है, थर्ड बैलेंस शीट देना है, रिजर्व्स को एडजस्ट करना है ना। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने वाले को विथड्रॉ कर लिया गया, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, है ना। ओके, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी पूछ सकता है, कंसिस्टेंसी के बारे में पूछ सकता है, कंसिस्टेंटली भाई इसके लिए ये यूज कर रहा हूँ, उसके लिए वो यूज कर रहा हूँ, बताओ अब क्या करें, चलेगा क्या, चलेगा, अगर Ind AS अलाउ कर रहा है चलेगा। ओके, कैटेगराइजेशन। नाउ नेक्स्ट देखो, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या कह रहा है, मीनिंग एस्टिमेशंस क्या होते हैं, आर जजमेंट बेस्ड ऑन द लेटेस्ट अवेलेबल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। जो भी आपके पास अवेलेबल और रिलायबल इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर आप जजमेंट जो देते हैं वो एस्टिमेशन है। मतलब एग्जांपल्स क्या है, बैड डेट, कितना पैसा डूब गया, ठीक है ना, प्रोविजन बनाते हो, प्रोविजन फॉर बैड डेट, कितना डूब जाएगा, रिलायबल इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास होगा रिलेवेंट अभी करंट में, उसके बेसिस पे जजमेंट लिया जाता है। इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस तो कोई फिक्स डेटा थोड़ी है, रिलायबल एस्टिमेट ही तो लगाया जाता है। ओके, कि कितना ऑब्सोलेंस है, कितना वैल्यू कम हो गया, जब बंद कर दो उसको एक बार। हाँ, पता नहीं यहाँ पे ठंड क्यों आ रही है बहुत ज्यादा, आज उल्टा काम हो रहा है, तुमको ठंड नहीं लग रही, मेरे को ठंड लग रहा है। फ्रेंच एरिया पता चला ना सर, है ना। ओके, देखो फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी का अपन फेयर वैल्यूएशन निकालते थे ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, का ये भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का ही है। भाई डिस्काउंटिंग रेट क्या यूज करना है, ये सब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ही तो है। ओके, यूजफुल लाइफ, ये एसेट कितने साल चलेगी, ये भी एस्टिमेशन है। उसका उतने यूजफुल लाइफ के बाद पैसा कितना मिलेगा, रेजिडुअल वैल्यू, ये भी एस्टिमेशन है।
मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एसएलएम लगाऊं डब्ल्यूडीवी लगाऊं, ये भी क्या है, एस्टिमेशन ही है। कोई जमाने में ये अकाउंटिंग पॉलिसी में माना जाता था, अभी अकाउंटिंग एस्टिमेट है। क्यों? अभी इंडेस वाले बोलते हैं कि भैया आप एस्टिमेट देखो, डेप्रिसिएशन का मेथड किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि आप हर साल उस एसेट से कितना फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट रेज कर पाएंगे। अब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जिस हिसाब से रेज कर पाते हो, डेप्रिसिएशन भी उसी हिसाब से लगाया जाता है। हर साल इक्वली कर रहे हो तो हर साल इक्वली लगा दोगे। और डेप्रिशिएट फॉर्म में अगर आप लग रहा है कि इकोनॉमिक बेनिफिट स्टार्टिंग ईयर में ज्यादा मिलेंगे, बाद में कम मिलेंगे, तो आप डब्ल्यूडीवी लगा सकते हो। होता है कि नहीं होता है? तो क्या ये एस्टिमेशन का ही पार्ट है? ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? एस्टिमेशन का ही पार्ट होता है। तो एसएलएम डब्ल्यूडीवी पे जाना ये एस्टिमेशन का पार्ट होता है। ओके, वारंटी ऑब्लिगेशंस, कितना माल टूटेगा आएगा, वारंटी क्लेम आएगा वगैरह, सब प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर वारंटी, ये सब एस्टिमेशन होता है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, रीजन फॉर चेंज क्या क्या हो सकता है? न्यू इन्फॉर्मेशन मिल गया हो, आपको एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया हो, न्यू डेवलपमेंट हो गया हो, तो ये सब चेंजेस हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस और डेवलपमेंट। ओके, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस और डेवलपमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन, मोर एक्सपीरियंस और न्यू डेवलपमेंट, आईईडी। अप्लाइंग कैसे होगा सर? अप्लाइंग कैसे होगा? प्रोस्पेक्टिवली होगा। प्रोस्पेक्टिवली मतलब आज से, है ना। अपन ने ऐसे क्वेश्चन किए थे इंडेक्स 16 वगैरह के अंदर, यूजफुल लाइफ चेंज हो गया, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो गया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन किए। अच्छा, डेफिनेशन का मेथड चेंज हो गया। हमेशा इफेक्ट पास्ट को नहीं देखना है। बची हुई वैल्यू डिवाइड बाय बची हुई लाइफ, या बची वैल्यू को डब्ल्यूडी में डालना है तो वैसा बची वैल्यू पर रिमेनिंग वैल्यू पे करना है। अच्छा, डन। प्रोस्पेक्टिव रिकॉग्निशन मींस दैट द चेंज इज अप्लाइड टू द ट्रांजिशन फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट्स। ठीक है, और क्या कहा? अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में अफेक्ट ओनली द करंट पीरियड्स P&L और द P&L ऑफ द करंट एंड फ्यूचर पीरियड। वो इस साल को भी इफेक्ट कर सकता है और आगे आने वाले सालों को भी इफेक्ट करेगा। बिल्कुल, तो डेफिनेशन का मेथड चेंज हो रहा है तो फ्यूचर ईयर्स को इफेक्ट करेगा। डन। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कितना बच गया सर? ओहो, हो जाएगा, है ना, 2 ही पेज है। ओके, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या? कैन चेंज इन एस्टिमेट टू बी रिलेटेड टू प्रायर पीरियड। क्या चेंज इन एस्टिमेट प्रायर पीरियड से रिगार्डिंग हो सकता है? नहीं सर, चेंज इन एस्टिमेट तो आज ही एस्टिमेशन है, आज की इंफॉर्मेशन है, तो आज के हिसाब से ही होगा। is not the no, it does not relate to the prior period and is not the correction of an error. एरर अभी आएगा, एरर पिछले साल की हो सकती है जिसको आप इस बार रेक्टिफाई करोगे, बट चेंज इन एस्टिमेट कभी भी पिछले साल से नहीं होगा। और पिछले साल से मैंने एस्टिमेट चेंज कर दी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। चेंज इन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, वेदर ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन एस्टिमेट का मेजरमेंट में अगर कोई चेंज हो रहा है, जैसे वो कॉस्ट फॉर्मूलाज था इन्वेंट्रीज के लिए, फीफो लगाएं, लिफो लगाएं, रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल, तो ये कहा जाएगा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ओके, व्हेन इट इज डिफिकल्ट, अब पता लगाना भारी है भैया, अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज हुआ है, तो क्या करोगे? तो अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज मान लेना। ओके, और प्रोस्पेक्टिव आंसर डिस्क्लोजर देख लोगे, नेचर है, अमाउंट है, इफेक्ट करंट ईयर फ्यूचर पीरियड पे कितना हो रहा है। इफ नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट द इफेक्ट, दैट फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। ओके, अगर नहीं है तो उस फैक्ट को डिस्क्लोज करो। डन। एरर्स, एरर्स क्या है सर? डेफिनेशन, एरर्स आर ओमिशन एंड मिसस्टेटमेंट। सही, वही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला क्या? बिल्कुल, भूल गए या गलत लिख दिया, भूल गए या गलत लिख दिया। इन द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर वन और मोर प्रायर पीरियड्स अराइजिंग फ्रॉम फेलियर टू यूज और मिस यूज ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन थी उसका या तो गलत यूज हुआ या आप उसको ढंग से यूज नहीं कर पाए। दैट वाज अवेलेबल व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दोज पीरियड, उस टाइम अवेलेबल थी बट आप ही यूज नहीं कर पाए, मिस यूज या फेलियर टू यूज। ओके, पर अप्रूव्ड। अच्छा, मतलब सर उस टाइम पता ही नहीं थी, तो वो गलती थोड़ी ना होती है। पता ही नहीं था उस टाइम, कोई सीन ही नहीं था वैसा, तो वो कोई एरर नहीं होता है। ओके, व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड, वो इंफॉर्मेशन आपके पास थी एंड कुड रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव बीन ऑब्टेन्ड, या फिर आप ऑब्टेन कर सकते थे। ओके, टाइप्स ऑफ एरर क्या है सर? मैथमेटिकल मिस्टेक्स है, मिस्टेक्स इन अप्लाइंग पॉलिसीज है, पॉलिसी अप्लाई करना गलत कर दिया, ये भी एरर में आता है। हाँ, करनी कुछ और थी, कर दी कुछ और, ये भी एरर है। मतलब मैं एक ही फर्नीचर के लिए कॉस्ट मॉडल भी यूज कर रहा हूँ, रिवैल्यूएशन मॉडल भी यूज कर रहा हूँ, तो ये एरर है आपकी।
ठीक है ना। सेम चीज के लिए अगर मैं 2 मॉडल यूज कर रहा हूं तो ये एरर है, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये किस में काउंट होगा, एरर में काउंट होगा। ठीक है। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, जो भी आपके पास फैक्ट है आपने गलत इंटरप्रेट किया, ओमिशन कुछ भूल गए एंट्री करना, फ्रॉड कर दिया, तो ओमिशन ऑफ फ्रॉड तो ठीक है, ये तो याद रह जाता है, बताया था। फिर याद क्या करना है, मैथमेटिकल मिस्टेक्स, ये भी चलो कोई बात नहीं, आज से पहले भी पढ़ा हुआ है। 2 और मिस्टेक्स इन अप्लाइंग पॉलिसीज, बता दिया मैंने कि भैया क्या, कि जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर 1, इसमें तो कॉस्ट मॉडल यूज कर लिया, और फर्नीचर 2 इसके लिए मैंने रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर लिया। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, ये एरर कहलाएगा, मिस्टेक इन अप्लाइंग पॉलिसीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ, 2 मिस को अलग से याद कर लेना, मिस मत कर देना, ठीक है ना, बाकी तो याद रह ही जाएगा। मैथमेटिकल ये भी मिस्टेक्स ही है, 3 मिस है, एक मैथमेटिकल मिस्टेक्स, एक मिस्टेक्स इन अप्लाइंग पॉलिसीज, और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, और 2 ओमिशन ऑफ फ्रॉड। नहीं, अच्छा पता ही नहीं था वो, नहीं आपके पास इंफॉर्मेशन थी फिर भी रिकॉर्ड करना भूल गए, वो ओमिशन में आएगा। इंफॉर्मेशन थी भी नहीं, डिराइव भी नहीं कर सकते थे, वो ओमिशन में नहीं आएगा। ठीक है, नेचर अलग होता ना, बट फर्नीचर 1 और फर्नीचर 2 सेम है। फर्नीचर मतलब फर्नीचर। अब जैसे एक क्वेश्चन आया था ऑफिस बिल्डिंग और फैक्ट्री बिल्डिंग, वो एक बात अलग है। ऑफिस बिल्डिंग अलग नेचर है और फैक्ट्री बिल्डिंग टोटली उसका यूज नेचर अलग है। फर्नीचर फर्नीचर सेम फर्नीचर यूज किया मैंने, अब एक के लिए तुम कॉस्ट लगा रहे हो, एक के लिए रिपरेशन, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एरर्स। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इफ एरर डिस्कवर्ड रिलेट टू द कंपैरेटिव प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड, जो प्रायर पीरियड आप प्रेजेंट कर रहे हो अगर उससे रिलेट कर रहे हैं, unless impracticable correct the material prior period errors retrospectively। अच्छा, retrospective जाएगा by restating the comparative amounts, comparative amount को restate करना पड़ेगा, मतलब वापस चेंज करना पड़ेगा, for the prior period presented in which the error occurred। तो भैया करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है, मान लो प्रीवियस ईयर को अपन प्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, अब एरर उसी में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस एरर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और आपको जो भी आइटम है उसको वापस करेक्ट वैल्यू पे शो करना पड़ेगा। इफ एरर डिस्कवर्ड रिलेटेड टू द पीरियड बिफोर द अर्लीस्ट कंपैरेटिव पीरियड प्रेजेंटेड, जो हमने प्रेजेंट किया उससे भी पहले का हो, unless impracticable correct the same retrospectively by restating the opening balance of assets and liabilities for the earliest prior period presented। जो भी आपने earliest period, मान लो मैं करंट ईयर का देता हूँ, प्रीवियस ईयर का देता हूँ, और उससे भी पहले की कोई इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से मुझे एरर्स पता चला और मुझे अब उसको करेक्ट करना है, तो मुझे प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बना के तो रीस्टेट करके देना होगा, उसका इफेक्ट बताना होगा किस किस पर कितना आ रहा है, एसेट लायबिलिटी और इक्विटी पे कितना इंपैक्ट आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस, तो प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस पे इंपैक्ट बता दूंगा। एज पर इंड AS 1 whenever there is requirement of retrospective effect an entity should prepare previous year opening balance sheet as well। हमको भी पता है कि प्रीवियस ईयर का ओपनिंग रेट्रोस्पेक्टिव आएगा तो प्रीवियस ईयर का ओपनिंग देना पड़ेगा। If retrospective restatement is impracticable, same treatment as change in accounting policy। तो अगर रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट इम्प्रैक्टिकल नहीं है तो जहां से प्रैक्टिकेबल हो वहां से आप चेंज ला देना। और क्या, यूज द वर्ड रीस्टेटेड, और जब भी ऐसा हो तो रीस्टेटेड वर्ड को अपनी बैलेंस शीट में जरूर यूज करें, नाम लिख के एंड रीस्टेटेड, है ना, रीस्टेटेड जरूर यूज करना। और P&L में भी, बैलेंस शीट और P&L में डिस्क्लोजर वही नेचर है, अमाउंट है, उसका इफेक्ट है, बस सर्कमस्टेंसेस और डिस्क्रिप्शन, हाउ एंड फ्रॉम व्हेन द एरर हैज बीन करेक्टेड, बस डन है। पढ़ तो लिया एक बार फटाफट, ठीक है ना, बाकी है थ्योरी ही पूरा का पूरा। मेन याद रखने वाली जो चीज है इसमें, अकाउंटिंग जो पॉलिसीज है उसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव, अकाउंटिंग एस्टिमेट का इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव, और एरर का इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव आएगा। ये मेन याद रखने का चीज, बाकी थ्योरी है। अकाउंटिंग मेजरमेंट के अंदर अगर कोई चेंज है तो अकाउंटिंग पॉलिसीज है, जजमेंट अगर चेंज हो रहा है तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हो गया, ठीक है ना भाई, जजमेंट है उसको वैल्यूएशन का रिलायबल एस्टिमेशन अगर चेंज हो रहा है तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हो गया। बस एरर कब होगा,
जब प्रायर पीरियड में कोई इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल थी या हो सकती थी, बट आपने उसको मिस यूज किया या गलत तरीके से यूज किया, यूज नहीं कर पाए, फेलियर टू यूज, तो उस केस में एरर अराइज होगा प्रायर पीरियड। बस डन है। इंडेस 8 क्वेश्चन एंड आंसर। इंडेस 8 का नाम तो बता दूं, अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स होगी। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, कैन एन एंटिटी वॉलंटरीली चेंज वन और मोर ऑफ इट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज। आज कैमरे को क्या हो गया, ये कैमरा इतनी अच्छी फोटो कैसे दे रहा है ये। हाँ जाते जाते बताओ, खुश कर रहे हैं। हाँ ठीक है ना। कैन एंटिटी वॉलंटरीली चेंज वन और मोर ऑफ इट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज, बताओ क्या अपनी इच्छा से अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया जा सकता है क्या? तो आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसी में आप चेंज कब कर सकते हो, कब, क्या क्या था वो, रिक्वायर्ड बाय एन Ind AS can made only if change is required or permitted by Ind AS as per para याद नहीं करना। An entity shall change in accounting policy only if the change is required by the Ind AS, या तो required by Ind AS था या फिर क्या था, प्रेजेंट करो और ऐसी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करो कैसा, रिलायबल और रिलेवेंट, याद आ रहा है? हाँ सर। और रिजल्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड मोर relevant information about the effect of the transaction, other events or conditions on the entity's financial position, financial performance और cash flow। तीनों का नाम ले लिया, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, मतलब रिलायबल और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करे अबाउट द, किसके रिगार्डिंग, इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, अदर इवेंट्स और कंडीशंस ऑन द, किसमें, बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैश फ्लो। Para 15 of standard states that the user of financial statement need to be able to compare the financial statement of an entity over time to identify trend in its financial position, financial performance and cash flow। मतलब आप क्या कर सको, हमारी बेसिक नीड क्या है, यूजर्स क्या चाहते हैं, नीड टू बी एबल टू कंपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कंपैरिजन तो तभी हो पाता है ना जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी को सेम रखें, चेंज ना करें। Therefore, same accounting policies are applied within each period and from one period to the next। हर साल सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हो अनलेस, जब तक कि कोई चेंज ना आ जाए, वन ऑफ द अबव क्राइटेरिया। ओके, फिर अगेन देयर आर टू रिक्वायरमेंट, जब भी पैराग्राफ है उसको गायब कर दो। देयर आर टू रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी कंप्लाइड विद इन ऑर्डर टू make a voluntary change in the accounting policies। First, the information resulting from the application must be reliable। देखो, या तो Ind AS करेगा, अपनी इच्छा से कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, या तो इंफॉर्मेशन, हाँ पहली क्राइटेरिया क्या, इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, और दूसरी क्राइटेरिया क्या है कि चेंज जो होना चाहिए मस्ट रिजल्ट इन मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन बीइंग प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगले का क्वेश्चन यही था, क्या आप वॉलंटरीली चेंज कर सकते हो? तो पहले बताना चेंज कब कर सकते, ठीक है ना, या तो Ind AS परमिट करे या फिर आप ऐसा इस तरीके से आप शो करें कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर रिलायबल एंड मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे, किसमें, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन और कैश फ्लो में। ठीक है, तो अगले ने कहा आप वॉलंटरीली चेंज कर सकते हो लेकिन मस्ट बी कंप्लाइड विद टू रिक्वायरमेंट्स, मस्ट बी कंप्लाइड विद टू रिक्वायरमेंट्स। ओके, whether a change in accounting policy results in reliable and more relevant financial information is a matter of assessment in a particular fact and circumstances of each case। तो देखा जाए तो क्या हो गया, इन सब्सटेंस चेंज करना मतलब क्या हो गया, चेंज जो है आपका अकाउंटिंग पॉलिसी उससे रिलायबल और मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगा, ये तो आपका जजमेंट काम कर रहा है ना, ये डिपेंड करता है, अलग अलग केस टू केस डिपेंड करेगा, सर्कमस्टेंसेस और फैक्ट्स पर डिपेंड करेगा। In order to ensure that such an assessment is made judicially, such that a voluntary change in an accounting policy does not affect become a matter of free choice। मतलब जो भी वॉलंटरी चेंज हो रहा है वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हो, कुछ ना कुछ उसके बीच में क्या होना चाहिए, जुडिशियली मतलब ट्रू एंड फेयर तरीके से होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। ओके, क्या कहा, रिक्वायर एन एंटिटी मेकिंग अ वॉलंटरी चेंज इज टू डिस्क्लोज। जो भी आप चेंज करें उसको क्या करना पड़ेगा, वॉलंटरी चेंज करो लेकिन दो बातों का ध्यान रखो, और अगर वॉलंटरी चेंज करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा,
डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा? द रीजन व्हाई अप्लाइंग द न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी प्रोवाइड रिलायबल एंड मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, कि किस तरीके से आपका ये चेंज आपको मोर रिलेवेंट और मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके दे रहा है। तो कहने का मतलब है, इन शॉर्ट अगर अपन बात करें तो वॉलंटरी चेंज किया जा सकता है, बस 2 रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए और साथ ही साथ उनका क्या जाना चाहिए? डिस्क्लोजर जाना चाहिए कि व्हाई न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी प्रोवाइड रिलायबल एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो मैं अभी क्या होता है, थ्योरी में अच्छा लिखते हैं तब अच्छे नंबर आएंगे, वरना वैसे आसान भाषा में तो नंबर नहीं आएंगे, है ना। तो आप लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। पहले बता देना कि भैया सेम फॉलो करनी है, फिर बोलना चेंज, अच्छा सेम फॉलो क्यों करनी है वो भी बता देना, कंपेयर करने के लिए सेम फॉलो करनी है, फिर बता देना चेंज कर सकते हो, इन रीजन से चेंज कर सकते हो, फिर बोलना वॉलंटरी वाले पे कि यस वॉलंटरी कर सकते हो बट 2 रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। ऊपर की डेफिनेशन को देखा जाए, ऊपर के प्रोविजन को देखा जाए तो 2 रिक्वायरमेंट है, रिलेवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन। फिर बोलना कि अच्छा फिर भी अगर आप चेंज करते हो, इफ देयर इज चेंज, ठीक है ना, इन अकाउंटिंग पॉलिसीज इन द करंट ईयर, देन डिस्क्लोजर विल बी प्रोवाइडेड फॉर why the accounting policy, new accounting policy will provide more relevant and reliable information। अपनी लैंग्वेज में 4 पॉइंट लिख के आ जाना, ठीक है ना, 4-5, ऐसा तब बड़ा बड़ा पैराग्राफ नहीं लिख के आना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, एंटिटी एबीसी एक्वायर्ड अ बिल्डिंग फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। सर ऐसा थ्योरी क्या? हाँ, अपने को पता है ये इंडिया से ही ऐसा, लेकिन ये पढ़ लेंगे ना तो वो इंडिया भी मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। इनको पढ़ेगा तब अपने को दिमाग में वो चीजें आएंगी, वो लाइंस बार बार आएंगी। ABC acquired a building for its administrative purpose and presented the same as property, plant and equipment, okay, in the financial year 2021-22। तो बिल्डिंग खरीदा है और उसको आपने पीपी में शो भी किया, ठीक है। पीपी का रोल होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है ना, फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। 3 रीजन होते हैं। Index 16, during the financial year 2022-23 it relocated the office to a new building and leased the said building to a third party। अब आपने उसको लीज पे दे दिया है, ओके। फॉलोइंग द चेंज इन द यूसेज ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि आपने बिल्डिंग का यूज चेंज कर लिया है, एंटिटी एबीसी रिक्लासिफाइड इट फ्रॉम पीपी टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। शुड एंटिटी एबीसी अकाउंट फॉर चेंज एज अ अकाउंटिंग चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? क्या उसे इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में शो करेगा क्या? क्योंकि क्लासिफिकेशन बदल गया है, क्लासिफिकेशन अब पीपी की जगह वो क्या हो गया है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया है। तो क्या इसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाएगा? क्या कह रहा है? द एप्लीकेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजेक्शंस, अदर इवेंट और कंडीशंस दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम दोज प्रीवियसली अकरिंग आर नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो आप जो अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई कर रहे हैं फॉर द ट्रांजेक्शंस, अदर इवेंट्स और कंडीशंस, अपने इजी लैंग्वेज में लिखा था तो ये लाइंस ऐसे इस तरीके से नहीं लिखी थी, उन्होंने पूरा इंडेक्स का लैंग्वेज यूज किया, तो पूरा इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि भैया फॉर ट्रांजेक्शन और क्या अदर इवेंट्स और कंडीशंस दैट डिफर इन सब्सटेंस। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो क्या कर रहे हैं? डिफर कर रहे हैं इन सब्सटेंस फ्रॉम दोज प्रीवियसली अकरिंग, पहले जो करते थे उससे अलग, and not change in the accounting policy as per India 16। PP are tangible item, PP का definition बता दिया फिर इसने, they are held for use in the production or supply or goods or services, rental to others or for administrative purpose and are expected to be used for more than 1 year, here more than 1 period as per Index 40। अपने है नहीं Index 40, अपने है नहीं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हालांकि अपन 1-2 बार देख चुके हैं कि ये कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी जाती है। इज द प्रॉपर्टी लैंड और बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग और बोथ, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। हेल्ड बाय द ऑनर और बाय द लेसी एज अ राइट ऑफ यूज, ROU एसेट, ओके, उस केस में भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकता है। हाँ, टू अर्न रेंटल, रेंटल कमाने के लिए, और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ। तो ये तो लीज पे देगा तो लीज रेंटल ही तो कमा रहा है, देखा जाए तो लीज पे देगा तो लीज रेंटल ही कमा रहा है, ओके। तो हेल्ड या तो मैं खुद रखूं या लीज पे दे दूंगा तो सामने वाले के पास रहेगा, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। तो या तो मेरा मोटिव रेंटल कमाना है या फिर मेरा मोटिव कैपिटल एप्रिशिएट करना है, rather than for
मैं इसको प्रोडक्शन में काम में नहीं ले रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में काम में नहीं ले रहा हूँ, या बेचने के लिए भी नहीं रखा, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगा मेरा। ओके, तो दोनों की डेफिनेशन बता दी। फिर कहा एज पर द अबाउट डेफिनेशन वेदर अ बिल्डिंग इज एन आइटम ऑफ पीपीई और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर एन एंटिटी डिपेंड ऑन द पर्पस फॉर विच इट इज हेल्ड बाय द एंटिटी। किस पर्पस के लिए आपने इसको रख रखा है, ये क्राइटेरिया, वो पर्पस डिसाइड करेगा कि वो पीपीई है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लैंड बिल्डिंग तो वही था, बस पहले पीपीई था, अभी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो क्या उसका यूज डिसाइड करेगा कि वो क्या है ना। It is thus possible that due to change in the purpose for which it is held, a building that was previously classified as PPE may warrant reclassification as investment property और vice versa। वो हो सकता है कि भैया वो PPE से investment property हो जाए, investment property से वापस PPE हो जाए। Whether a building is in the nature of PPE or investment property is determined by applying the definition of these terms from the perspective of that entity। Definition use करो और बताओ कि वो PPE है या investment property है, ठीक है। Thus, the classification of building as an item of PPE or as investment property is not a matter of accounting policy choice। यहाँ पे accounting policy का कोई लेना देना ही नहीं है कि भाई आप पहले PPE मानते थे, अब investment property मानते हैं, classification का है। Accordingly, a change in the classification of building from PPE to investment property due to change in the purpose for which it is held by the entity is not a change in accounting policy। Definition बता दो और पहली लाइन में पहले प्रोविजन बता दिया, फिर अब लास्ट में वो बता दो कि भैया पीपी और से क्लासिफाई करना ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का पार्ट नहीं है। बस डन, नॉट अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, नॉट अ चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 था, ये उसका सॉल्यूशन। फिर क्वेश्चन 3, whether change in functional currency of an entity represent a change in accounting policy। फंक्शनल करेंसी बदल गई आपकी, पढ़ा है ना इंड एस 21। फंक्शनल करेंसी प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो अगर वो बदल जाए तो क्या होगा, तो क्या उसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। ओके, इंड एस प्रोवाइड द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजैक्शन, अदर इवेंट्स और कंडीशंस that differ in substance from previously occurring are not change in the accounting policies। तो एप्लीकेशन इस तरीके से आप अकाउंटिंग पॉलिसी को अप्लाई करते हैं अगर उन ट्रांजेक्शंस पे, इवेंट्स पे, कंडीशन पे जो कि सब्सटेंटिवली क्या कर रहा है, पहले से डिफर कर रहा है, तो यस उसे अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं माना जाएगा, क्योंकि फंक्शनल करेंसी बदलती फिर क्या होगा, सारा डेटा ही बदल जाएगा फिर आपका, है ना। तो कहा कि फंक्शनल करेंसी इज द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट। ओके, पैराग्राफ दिमाग में नहीं लिखना। इंड एस 21 क्या कह रहा है, लिस्ट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड बाय एन एंटिटी इन डिटरमाइन इट्स फंक्शनल करेंसी। इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट देयर मे बी केसेस वेयर द फंक्शनल करेंसी इज नॉट ऑब्वियस। ओके, कभी कभी फंक्शनल करेंसी का पता लगाना पॉसिबल नहीं होता था। इन सच केसेस इंड एस 21 रिक्वायर द मैनेजमेंट टू यूज इट्स जजमेंट। देखो पढ़ा हुआ है तो काम आ रहा है, नहीं पढ़ा हुआ था तो किधर से काम आता, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ओके, management to use its judgment to determine the functional currency that most faithfully represent the economic effect of the underlying transaction, events and condition। ये TEC तो याद ही रख लो, transaction, events and condition, TEC, है ना। ओके, फिर इंडेक्स 21 अगेन 21 का रेफरेंस दिया, स्पेसिफिकली नोट दैट एन एंटिटीज फंक्शनल करेंसी रिफ्लेक्ट द अंडरलाइंग ट्रांजैक्शंस, events and condition that are relevant to it। Accordingly, once determined, the functional currency is not changed unless there is change in the underlying transaction, events or condition। Thus, functional currency is not a matter of accounting policy choice। Again वही वाली बात, not a matter of an accounting policy choice। इंडेक्स 21 कहता है कि भैया फंक्शनल करेंसी में आप इस तरीके से चेंज कर ही नहीं कर सकते, रिफ्लेक्ट द अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन, इवेंट्स एंड कंडीशन दैट आर रेलेवेंट टू इट। Accordingly, once determined, the functional currency is not changed unless जब तक कि there is change in those underlying transaction, events and condition। तो भैया ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं आती, आप फंक्शनल करेंसी में कोई चेंज कर रहे हो, इसका मतलब आपका प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ही बदल गया है, ठीक है ना। तो वो उसकी कहानी है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज की इंडेक्स 8 की कहानी नहीं है, ये इंडेक्स 21 की कहानी, ठीक है ना।
तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा, कोई मैटर ऑफ चॉइस है ही नहीं है, अकाउंटिंग पॉलिसी का मैटर ऑफ चॉइस है ही नहीं, हमारा मैटर ही नहीं। इंडेक्स कहता है, 8 कहता है मेरा मैटर ही नहीं है, ये इंडेक्स 21 का मैटर, ठीक है ना। ओके, इन व्यू ऑफ द अबव, अ चेंज इन फंक्शनल करेंसी डज नॉट रिप्रेजेंट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड इंडेक्स 8 देयरफॉर डज नॉट अप्लाई टू अ सच चेंज, इस पे अप्लाई भी नहीं होगा, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होता है तो क्या होता है, ऐसा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ेगा ना, वॉलंटरी करोगे तो, और यहाँ पे इंडेक्स के अकॉर्डिंग करोगे तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। इंडेक्स 21 require that when there is change in an entity's functional currency, the entity shall apply the translation procedure applicable to the new functional currency prospectively from the date of the change. मान लो कभी चेंज आ भी गया फंक्शनल करेंसी में, तो उसका इफेक्ट कैसे देना है, प्रोस्पेक्टिवली देखना है, फ्रॉम द डेट ऑफ द चेंज। ट्रांसलेट अब जब करेंगे तो नया फंक्शनल करेंसी में कर देंगे, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 3 था और ये उसका सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, whether an entity can change its accounting policy of subsequent measurement of PPE from the revaluation to cost, ये था change in accounting policy। तो whether an entity can change, क्या वो चेंज कर सकता है सब्सिक्वेंट मेजर के लिए रिवल्यूशन से कॉस्ट मॉडल की तरफ जा सकता है क्या, क्यों नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए फिर सारे एस्पेक्ट बताओ, चेंज कब हो सकता है, चेंज का इफेक्ट कब से देना है, वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। तो क्या बोला, एन एंटिटी शैल चूज आइदर द कॉस्ट मॉडल, इंडेक्स 16 कह रहा है, इंडेक्स 16 का भी रेफरेंस जाएगा, खाली चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोल दिया तो उसका थोड़ा ना जाएगा। तुम बोल रहे हैं कि भैया वो कॉस्ट मॉडल फॉलो करो चाहे रिवोल्यूशन मॉडल करो, एज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ एन एंटायर क्लास ऑफ पीपीई, एंटायर क्लास ऑफ पीपीई जरूर लिखना, उस पीपीई का जो पूरा कैटेगरी है, जैसे फर्नीचर पे अगर आप लगा रहे हो तो पूरे फर्नीचर पे फिर रिवोल्यूशन से क्या लगेगा, कॉस्ट मॉडल पे ही जाएगा, ऐसा नहीं किसी फर्नीचर के लिए तो कर लिया किसी के लिए नहीं किया, ऐसा नहीं होगा। A change from the revaluation model to cost model for a class of PPE can be made only if it meets the condition specified in Ind AS 8। क्या बोला, का change can be made only if it meet the condition specified, that is the change result in the financial statement providing more reliable and relevant information, okay, to the users of financial statement। For example, जैसे का रिवोल्यूशन से कॉस्ट मॉडल पे अगर जाना है ना, फॉर अ क्लास ऑफ पीपी कैन बी मेड ओनली इफ इट मीट द कंडीशन स्पेसिफाइड इन इंड AS 8। वो पैराग्राफ 14B, 14A तो क्या था, इंड AS रिक्वायर्ड हो, इंड AS के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना हो तो कर सकते हो। अब इंड AS ने तो 2 चॉइसेस दे दिया, इंड AS ने तो 2 चॉइस दे दिया, अब इसका मतलब अब आप अगर चेंज कर रहे हो तो ये आपका खुद का डिसीजन है, आप रिलेवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना, ओके। For example, an unlisted entity planning IPO may change its accounting policy from revaluation model to the cost model for some or all classes of PPE to align the entity's accounting policy with that of the listed market participant with that industry, so as to enhance the comparability of its financial statement with those of other listed market participant within the industry। कोई एक अनलिस्टेड कंपनी है जो IPO लाना चाह रही है, अब आईपीओ लाना चाह रही है तो वो अपने डेटा कंपेयर करके प्रेजेंट करना चाह रही है, किसके साथ, कोई लिस्टेड कंपनी होगा सेम इंडस्ट्री के अंदर, वो कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा होगा, तो अभी ये रिवील कर रहा है मॉडल, अब इसको भी कॉस्ट मॉडल करना पड़ेगा कंपेरेबल बनाने के लिए, तो यस ऐसा किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल दिया है इसने एक, सच अ चेंज फ्रॉम रिवोल्यूशन मॉडल टू कॉस्ट मॉडल इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी फ्रिक्वेंट, ऐसा बार बार नहीं होना चाहिए। When the change in accounting policy from revaluation to cost model is considered permissible in accordance with the Ind AS, it shall be accounted retrospectively in accordance with the Ind AS। तो इसका इफेक्ट कैसे जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जाएगा, मतलब स्टार्टिंग से ही मानेंगे ये रिवली कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हो, है ना, कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो, ओके। पीछे से जहां तक अपन जा सकते हैं वहां तक का क्या करना पड़ेगा, पॉसिबल वहां तक का इफेक्ट देखना पड़ेगा कंपैरेटिव पीरियड्स के लिए, ओके डन है क्या। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 5,
whether an entity is required to disclose the impact of any new Ind AS which is issued but not yet effective in its financial statement as per Ind AS 8. Ind AS 8 इसके बारे में क्या कहता है कि क्या एक एंटिटी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा किसका, इम्पैक्ट ऑफ एनी न्यू Ind AS जो इश्यू तो हो गया है बट इफेक्टिव नहीं हुआ है, तो आप यूज कर रहे हो तो यस बताना तो पड़ेगा, ठीक है ना। और इसको वॉलंटरी चेंज नहीं मानेंगे बिल्कुल। ओके, चेंज इन accounting policy, change in accounting estimate and error. Ind AS 8 state as follows: when an entity has not applied a new Ind AS that has been issued but is not yet effective, the entity shall disclose. अच्छा, has not applied, अभी तक अप्लाई किया भी नहीं है आपने भी, ठीक है ना, इसका फैक्ट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। shall disclose this fact, हमने यूज नहीं किया भैया। and known or reasonably estimable information relevant to assessing the possible impact that application of new Ind AS will have on entities financial statement in the period of initial application. Okay, मतलब क्या करना पड़ेगा, and known or reasonably estimable information, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होगी, डिस्क्लोज करनी होगी जिसको आप एस्टिमेट कर सकते हैं। रिलेवेंट टू असेसिंग द पॉसिबल इम्पैक्ट, पॉसिबल इम्पैक्ट किस पर, जब आप नया Ind AS अप्लाई करेंगे तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या क्या पॉसिबल इम्पैक्ट आ सकता है, उस रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को, एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन को आप शो करेंगे। ओके, कब आएगा, इन द पीरियड ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन, जब आप यूज करेंगे तो बताना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली इट में बी नोटेड दैट एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द इम्पैक्ट ऑफ Ind AS, डिस्क्लोज द इम्पैक्ट ऑफ Ind AS, डिस्क्लोज करना है भैया अभी भी, मतलब आपने अप्लाई नहीं किया है, इश्यू हो गया है, इफेक्टिव में नहीं आया, फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा। और अगर आपने कर ही लिया है तो उसको तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में कंसिडर करना ही, हालांकि वो वॉलंटरी चेंज में नहीं आएगा, और उसके लिए Ind AS में कुछ लिखा हुआ है ट्रांजिशनल प्रोविजन, तो उसके हिसाब से देखना, नहीं तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। बट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देना रे, केवल क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। क्यों, आपने अप्लाई नहीं किया, एंटिटी हैज नॉट अप्लाइड न्यू Ind AS। अगर आप अप्लाई कर लेते इश्यू होते ही, इफेक्टिव नहीं होने पर भी, तब आपको देना पड़ता, ठीक है ना। क्लियर है, फर्क है दोनों में। इधर अप्लाई नहीं किया है, ठीक है ना, उसने बोला एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द इम्पैक्ट ऑफ एनी न्यू Ind AS, तो बोलना कि उसने अप्लाई नहीं किया, अगर भैया सिर्फ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और अगर अप्लाई कर लिया है तब तो डिस्क्लोज गया, तब तो पूरा ही इफेक्ट ही देना पड़ेगा फिर तो। चलो, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अरे ऑनलाइन वालों को शो तो हो रहा है ना, स्क्रीन सही शेयर है ना, ठीक है। नहीं, दिलीप सर पहली क्लास लेते हैं ना तो स्क्रीन दूसरी शेयर करता है, वो हाँ वो गड़बड़ हो जाता है। वेदर ए चेंज इन इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर्मूला, इन्वेंट्री का कॉस्ट फॉर्मूला है ना, फीफो है, और कौन सा है, वेटेड एवरेज है, और कौन सा है, नहीं इसलिए पूछा था बार बार, ठीक है ना। Ind AS अलाउ नहीं करता लीफो को, ठीक है ना, फीफो और वेटेड एवरेज बस दो ही होता है, ठीक है ना। लीफो और सिंपल एवरेज को Ind AS अलाउ करता ही नहीं है। तो अब इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर्मूला है, इज अ चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। मेजरमेंट अगर बदलता है तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता है, पढ़ा था ना। ओके, तो एज पर Ind AS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक, डेफिनेशन दे दिया, और कुछ नहीं मिला तो डेफिनेशन दे दो, कुछ तो थ्योरी में टिकाना ही है ना। स्पेसिफिक प्रिंसिपल, बेसिस, कन्वेंशन, रूल्स एंड प्रैक्टिसेस अप्लाइड बाय एन एंटिटी इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने भी पढ़ा था अपनी पहली लाइन में। फर्दर Ind AS 2 क्या कहता है, इन्वेंट्री स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर ऑफ कॉस्ट फॉर्मूला यूज्ड। Ind AS 2 हमारे AS 2 चला करता था इन्वेंट्री, अभी Ind AS 2 होता है, वो भी इन्वेंट्री है, ठीक है ना। और वही जो AS 2 था ना, वही Ind AS 2 है, दिमाग में मत लगाना, सेम है। तो उसमें डिस्क्लोजर में क्या लिखा होता है कि भैया आप डिस्क्लोजर दो कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है मेजरमेंट के लिए, फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज क्या यूज किया। तो लिफो तो यूज ही नहीं कर सकते, तो जो भी यूज किया वो बताओ। ओके, एज अ पार्ट ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज adopted in the measurement of inventory, accordingly a change in cost formula is change in accounting policy। बस बाद में अपनी लाइन लिख दी भी है, इसलिए अकाउंटिंग पॉलिसी कॉस्ट फॉर्मूला अगर चेंज होगा तो अकाउंटिंग पॉलिसीज का पार्ट, चेंज का पार्ट माना जाए। ओके भाई, कॉस्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ये डिस्क्लोज करना किसका पार्ट है,
पार्ट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का पार्ट है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसका मतलब कॉस्ट फॉर्मूला को उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी माना है, और अगर कॉस्ट फॉर्मूला में अगर आप चेंज करोगे तो इसे अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. An entity has presented certain material liabilities. An entity has presented certain material liabilities as non-current, okay, in its financial statement for the period up to 31st March 2021. पहले कोई liability को आप non-current दिखा रहे थे. While preparing the annual financial statement for the year ended 31st March 2022, मैनेजमेंट डिस्कवर दैट दीज लायबिलिटी शुड हैव बीन क्लासिफाइड एज करंट। अब आप इसको क्या मान रहे हो, करंट मानना चाह रहे हो, तो आप क्लासिफिकेशन में चेंज कर रहे हो। द मैनेजमेंट इंटेंड टू रीस्टेट द कंपैरेटिव अमाउंट फॉर द प्रायर पीरियड। अब मैनेजमेंट चाहता है कि वो पिछले साल की जो स्टेटमेंट है ना 31 मार्च 2021 की जो स्टेटमेंट है उसको क्या करे, रीस्टेट करे, मतलब डेटा को वहां पे भी क्लासिफिकेशन चेंज कर दे, वहां पे भी नॉन करंट की जगह क्या कर दे, करंट कर दे। Would this reclassification of liability from non-current to current in the comparative amount be considered to be the correction of error? क्या इसे error का correction माना जाएगा? Under Ind AS 8, would the entity need to present a third balance sheet? और उस केस में क्या आपको तीसरा बैलेंस शीट बताना है? थर्ड बैलेंस शीट मतलब प्रीवियस ईयर का ओपनिंग, प्रीवियस ईयर का ओपनिंग। तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन। As per Ind AS 8, error can arise in respect of the recognition, measurement, presentation और disclosure of elements of financial statement। एरर किसकी रिगार्डिंग हो सकता है, रिकॉग्निशन, बुक्स में रिकॉग्नाइज डेटा को रिकॉग्नाइज करते हो, कैसे मेजर करते हो, कैसे उनको प्रेजेंट करते हो और कैसे लास्ट में नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करते हो। Financial statement do not comply with Ind AS if they contain either material error or immaterial error made intentionally to achieve a particular presentation of entities financial position, performance और कैश फ्लो। का भैया आप Ind AS को फॉलो नहीं करोगे ऐसा हम मानेंगे अगर आप इंटेंशनली कोई विंडो ड्रेसिंग करते हो। समझते हो विंडो ड्रेसिंग, जानबूझ के कोई दिखावा करके जानबूझ के डेटा को अपने हिसाब से शो करना। ओके, तो अब ऐसे में Ind AS कंप्लाई नहीं होता है। हाँ बिल्कुल नहीं होता है। पोटेंशियल करंट पीरियड एरर डिस्कवर्ड in that period are corrected before the financial statement are approved for the issue। okay, तो जितनी भी current period errors है, current period errors discovered in that period, उसी साल पता चल गई आपको, तो उसी साल ये आप करेक्ट कर लेना ना, before the financial statement are approved for the issue। current year की तो current year में सॉल्व हो जाएगी, बस अप्रूवल से पहले पहले आप उसको करेक्ट कर लेना। प्रायर पीरियड एरर नहीं बोल रहा है, ये करंट ईयर पीरियड एरर बोल रहे हैं ना। However, material error are sometimes not discovered until a subsequent period। भाई कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जिनका पता नहीं चल पाता है, अप्रूवल ले ली जाती है करंट ईयर के पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। तो एंड दीज प्रायर पीरियड एरर्स, और ऐसी प्रायर पीरियड एरर्स को आप कब करेक्ट करते हैं, इन द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दैट सब्सिक्वेंट पीरियड। तो अभी करंट ईयर के डेटा प्रेजेंट करेंगे तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन देंगे, और कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में आपको उसको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना होगा, रीस्टेट करना पड़ेगा। इन अकॉर्डेंस विद द अबव, रीक्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी फ्रॉम नॉन करंट टू करंट वुड बी कंसीडर्ड एज करेक्शन ऑफ एरर। बोला ना, प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग भी अगर कुछ होगा वो पार्ट माना जाएगा करेक्शन ऑफ एरर का, ठीक है ना। ओके, अगर उसमें किसी तरह का एरर किसी में भी हो सकता है, तो उसमें अगर आप करेक्शन करो तो दैट इज द करेक्शन ऑफ एरर। अंडर Ind AS 8, accordingly in the financial statement for the year ended 31 March 2022, the comparative amount would be restated to reflect the correct classification। वो आपको पिछले साल के डेटा को चेंज करना पड़ेगा। Ind AS 1 require an entity to present a third balance sheet as at the beginning of the preceding period in addition to the minimum comparative financial statement। minimum मतलब आज का और करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का, उसके अलावा थर्ड ईयर कब प्रेजेंट करना पड़ेगा, if it make a retrospective restatement of item in its financial statement and restatement has a material effect on the information in the balance sheet at the beginning। retrospective effect मतलब अब बहुत उससे भी पहले साल से अगर आप चल रहे हो, तो ये तो केवल पिछली बार की और इस बार की कहानी थी,
इसमें क्या बोल रहा है, इट मेक्स अ रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट ऑफ आइटम इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द रीस्टेटमेंट हैज अ material effect on the information in the balance sheet at the beginning of the preceding period. पिछले साल के बिगनिंग में किधर इफेक्ट डाल रहा है, अकॉर्डिंगली हाँ करना पड़ेगा. देखो क्या बोल रहे हैं, एंटिटी शुड प्रेजेंट अ थर्ड बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड 1 अप्रैल 2020 इन एडिशन टू द कंपैरेटिव. एक्चुअली उनका मानना फिर ये हो गया कि भाई आज से पहले तक अप टू आप यही मानते थे, तो मतलब केवल प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस ईयर से पहले भी यही मानते होंगे. इस बार से आप क्या मान रहे हो, इसको दीज लायबिलिटी क्या मान रहे हो, डिस्कवर दीज लायबिलिटी शुड हैव बीन क्लासिफाइड एज करंट. भैया इसको करंट मानना चाहिए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पिछले सारे ही करने पड़ेगा. फिर कंपैरेटिव्स आपको थर्ड बैलेंस शीट भी शो करना पड़ेगा. ठीक है, तो याद रखना भैया थर्ड बैलेंस शीट भी शो करना पड़ेगा. क्वेश्चन कौन सा था, 7th. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. ये सब 7 तक तो आपके सीए मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस थे. अब ये जो लास्ट में होते हैं ना मॉड्यूल में, चैप्टर के पीछे टेस्ट योर नॉलेज, ये उसमें से क्या कह रहे हैं, अ कारपेट रिटेल आउटलेट सेल्स एंड फिट कारपेट टू द जनरल पब्लिक. ओके, इट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन द कारपेट इज फिटेड. जब रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करता है, जब कारपेट फिट हो जाता है. विच ऑन एन एवरेज इज 6 वीक आफ्टर द परचेज ऑफ द कारपेट. ओके, खरीदने के 6 वीक बाद में. इट देन डिसाइड टू सब कॉन्ट्रैक्ट द फिटिंग ऑफ द कारपेट टू सेल्फ एम्प्लॉयड फिटर्स. अब उन्होंने कहा कि भैया वो कारपेट है ना, वो इसको क्या कर दो, आउटसोर्सिंग कर दो, है ना. इट नाउ रिकॉग्नाइज रेवेन्यू. अब ये रेवेन्यू कब करता है, जैसे ही हमारा काम तो कारपेट बेचना, हम तो उसी टाइम रेवेन्यू बुक कर लेते हैं. बाहर के लोगों को दे रखा है, वो अपने आप आपके आएंगे और फिट करके जाएंगे. Whether this change in recognizing the revenue, ये जो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने का जो पैटर्न आपने बदला है, क्या उसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाए. दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज द कारपेट रिटेलर हैज चेंज्ड द वे दैट द कारपेट आर फिटेड. तरीका ही बदल लिया ना, प्रोसेस ही बदल लिया. Therefore, there would not be any need to retrospective change the prior period figures for revenue already recognized. जो आपने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर रखा है उसके लिए आपको कोई चेंज करने की जरूरत, अपने काम करने का तरीका बदल लिया. ओके, सब्सटेंशियली चेंज हो रहा है मामला. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Under what circumstances an entity is required to present a third balance sheet? कब प्रेजेंट करना है थर्ड बैलेंस शीट को, बताओ. एज पर पैराग्राफ छोड़ो. एज पर इंडेक्स 1 प्रेजेंटेशन ऑफ, सर इंडेक्स 1 है क्या हमारे, नहीं है, इंटर में है. प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एन एंटिटी शैल प्रेजेंट अ थर्ड बैलेंस शीट as at the beginning of the preceding period in addition to the minimum comparative financial statement required by the standard. पैराग्राफ को गायब करना है ना. if it apply an accounting policy retrospectively, make a retrospective restatement of item in its financial statement or reclassify item in its financial statement. जब आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को रेट्रोस्पेक्टिवली लगा रहे हैं, अप्लाई एन अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली, चेंज आएगा तो चेंज को रेट्रोस्पेक्टिव लगाओगे. उससे क्या होगा, मेक अ रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट ऑफ आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इससे क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आइटम लिखे हुए उनको वापस रीस्टेट करना पड़ेगा, पीछे से जाके रीस्टेट मतलब उनकी वैल्यू बदलनी पड़ेगी. और क्या करना पड़ेगा, या फिर उनको रिक्लासिफाई करना पड़ेगा, मतलब उनकी कैटेगरी बदलना, जैसे नॉन करंट से करंट में आ गया. ओके, the retrospective application, retrospective restatement or reclassification has a material effect on the information in the balance sheet at the beginning of the preceding year. भैया एक तो चेंज आ रहा हूं, और चेंज भी कैसा इफेक्ट डाल रहा हूं, हैज अ material effect on the information in the balance sheet. अच्छा खासा इफेक्ट डाल रहा हूं, तब आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर का बिगनिंग में आपको बैलेंस शीट बनाना होगा. कहने का ओके सर. कंपैरेटिव के लिए पूछ रहे हैं, थर्ड बैलेंस शीट बनाना है कि नहीं बनाना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10th. काफी बड़ा है. चलो
10 तक ही देखते हैं, आ जाना एक बार क्वेश्चन नंबर 10 तक ही। ड्यूरिंग 2022 डेल्टा लिमिटेड एसेट 34 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है अभी तो खैर। ऐसा लग रहा है ना 1 घंटा हो गया, लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, प्रियांशु को नहीं लग रहा ऐसा, अभी 10 मिनट अभी तो आए हैं। डेल्टा लिमिटेड हाँ, चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी, सुनना काफी बड़ा क्वेश्चन है। चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर डेप्रिशिएटिंग पीपीई so as to apply a component approach completely। ओके, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर रहा है डेप्रिसिएशन लगाने में, तो अब ये कंपोनेंट अप्रोच लगाएगा, है ना। कंपोनेंट वाइज अकाउंटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? हर एक का कंपोनेंट का अगर अलग अलग लाइफ हो तो कंपोनेंट वाइज अकाउंटिंग होता है, बिल्कुल। वाइज एट द सेम टाइम अडॉप्टिंग द रिवोल्यूशन मॉडल, और अभी क्या करना चाह रहा है? रिवोल्यूशन मॉडल भी लगाना चाह रहा है, ठीक है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी जाएगा। In the year 2022, Delta Limited asset record were not sufficiently detailed to apply a component approach fully। अब डेल्टा लिमिटेड की जो एसेट रिकॉर्ड है सफिशिएंटली इतनी डिटेल में नहीं है कि आप कंपोनेंट अप्रोच फॉलो कर सकें। At the end of the 2021, management commissioned an engineering survey which provide information on the component held and their fair value, useful lives and estimated residual value depreciable amount at the beginning of the 2022। लेकिन पिछले साल तो आपने करवाया था, पिछले साल आपने वैल्यूअर से वैल्यू करवाया था, सब आपको पता है। However, the survey did not provide a sufficient basis for reliably estimate the cost of those components that had not previously been accounted for separately। हालांकि सर्वे जो है did not provide a sufficient basis, ठीक है, reliable estimate का sufficient basis नहीं देता। And the existing record before the survey did not permit this information to be reconstructed। Okay. Delta Limited management considered how to account for each of these the two aspects of the accounting change। They determined that it was not practicable to account for change in a fuller component approach respectively। उनको पता है कि भैया पीछे का डेटा हमारे पास, और to account for that change prospectively from an earlier date start of 2022। prospectively लेकिन कब से चालू करेंगे? 2022 के शुरुआत से। Also the change from cost model to revaluation model is required to be accounted for prospectively। उसको भी हम prospectively ही इफेक्ट देंगे। Therefore management concluded that it should apply Delta Limited new policy prospectively। Okay, retrospectively ये कैसा दे रहा है? prospective इफेक्ट दे रहा है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया, टैक्स रेट है, पीपी इतना इतना है, prospective depreciation है 2022 का, some results of इंजीनियरिंग सर्वे वैल्यूएशन है, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, रिमेनिंग लाइफ 7 साल, डेप्रिसिएशन खर्चा जो है 2000 रुपए है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिलेवेंट नोट्स फॉर द डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में क्या क्या लिखो? नोट्स टू अकाउंट्स में क्या लिखोगे? कहोगे कि भैया स्टार्ट में फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 2022 डेल्टा लिमिटेड चेंजेस अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर डेप्रिशिएटिंग पीपीई सो एज टू अप्लाई मच मोर फुली अ कंपोनेंट अप्रोच whilst at the same time adopting the revaluation model। पहले उसके बारे में बता दिया वो क्या करना चाह रहे हैं। Management take the view that this policy provide reliable and more relevant information because it deal more accurately with the component of the PP and it's based on up to date values। Okay, management को लगता है कि भैया ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना, provide more relevant and reliable information। The policy has been applied prospectively from the start of 2022 because it was not practicable to estimate the effect of applying the policy either retrospectively or prospectively from any earlier date। तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं था रेट्रोस्पेक्टिव, तो हम जिधर से चालू होगा वहां तक का ही देख पाएंगे ना। ओके, अकॉर्डिंगली द adoption of new policy has no effect on prior years। The effect on current year is to increase the carrying amount of PPE and at the start of the year by 6,000। आपका पीपीई का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कितना है? 25,000 है, डेप्रिसिएशन है, बुक वैल्यू 11,000 है, 11,000 है, उस 11,000 का वैल्यूएशन कितने पे किया तुमने? 17,000 पे, तो 6,000 से तुम्हारा वैल्यू बढ़ जाएगा, इंक्रीजिंग द, अच्छा उससे क्या होगा? अब 6,000 से एसेट का वैल्यू, कैरिंग अमाउंट बढ़ेगा ना, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट बढ़ेगा, टैक्स बेस तो उतना ही रहेगा ना, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? डीटी एलबी क्रिएट होगा। 6,000 से बढ़ जाएगा तो 6,000 का 30%, 1800 डीटीएल क्रिएट हो जाएगा। अब तुम एसेट बढ़ा दोगे 6,000 से, डीटीएल बढ़ा दोगे
दिखा दोगे 1800 से, तो रिवॉल्यूशन सरप्लस में कितना जाएगा बचा हुआ? या फिर दूसरा गेम कर सकते हो क्या, 6000 पूरे डाल दो, 1800 को भी फिर क्या करना पड़ेगा, ओसीआई से ही ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, फिर याद है ना? ओके, ये कितना बचा 4200। ये भी सिखाया था ना, एसेट टू रिवॉल्यूशन गेन अलग कर दो, रिवॉल्यूशन गेन टू डीटीएल अलग कर दो। तो कहा कि 4200 आपको रिवॉल्यूशन सरप्लस क्रिएट करना पड़ेगा, और इससे खर्चा इंक्रीज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस बाय 500 एंड रिड्यूस टैक्स एक्सपेंसेस बाय 150। मतलब डेप्रिसिएशन का खर्चा 500 से कैसे बढ़ जाएगा सर, एसेट की वैल्यू 6000, अभी 1500 का डेप्रिसिएशन लगेगा, 6000 बढ़ जाएगा, तो एवरेज लाइफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस दे रखा है न्यू बेसिस पे 2000, तो 1500 की जो 2000 लगेगा, तो 500 से खर्चा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो खर्चा बढ़ेगा तो टैक्स एक्सपेंस क्या हो जाएंगे, 150 से कम हो जाएंगे। भैया खर्चा बढ़ेगा तो करंट टैक्स एक्सपेंस कम हो जाएगा कि नहीं? बस वो बता दिया। तो एक्चुअली सर बताना क्या था, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिलेवेंट नोट्स, नोट्स को अकाउंट में बताना था बस कि क्या लिखोगे, वो बता दो भैया किधर किधर नोट्स अकाउंट में क्या लिखते हैं, इफेक्ट किधर किधर आएगा, बस वही तो बताना है। तो बता दिया कि भैया इफेक्ट कैसे, ठीक है। चलो अब कल मिलते हैं, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, टेक केयर।